अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1 और क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 13। और 13 में क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि हमें जो गिवन है वो आप देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर है ए, और ये मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर है। अब देखेंगे इसमें जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया था, उसमें हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, x के साथ जो a के साथ मैट्रिक्स गिवन था वो स्क्वायर था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसका हम डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो a है इस मैट्रिक्स को हम सपोज कर लेंगे, किसी कोई एनी कांस्टेंट रख के सपोजिशन कर देंगे, फिर वहां से जो वैल्यू सारे निकाल के इधर आगे पुट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, ये इजीली हो जाएगा। अब कैसे, मैं ऐसा करता हूं, ये जो ए मैट्रिक्स है मैं इसको लेट कर देता हूं a इज इक्वल टू, आप जितनी कॉलम होंगे उतनी इसका स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है वो 2/2 का लेना है। 2/2 का लेने के लिए हम रख लेते हैं a b c और d, ये हमने ए मैट्रिक्स सपोज कर लिया है जो कि a b c d है। और इनवर्स मेथड इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ये रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर के अंदर इनवर्स जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिटरमिनेंट जो है वो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं आता। इसलिए फिर हमने क्या किया हुआ है, इस a जो है वो इनवर्स मेथड की बजाय फिर हमने a मैट्रिक्स को सपोज कर दिया है a b c d के इक्वल। सपोज करने के बाद अब यही वैल्यूज जो है हम यहाँ आगे a की जगह पे पुट करेंगे। जब a की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, तो ये जैसे हमारे पास बन जाएगी कंडीशन, हमारे पास है 5 -1 0 0 3 1 के, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस a की जगह पे, ये जो a लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लिख देंगे जो हमने सपोजिशन किया मैट्रिक्स की a b c और d इज इक्वल। अब हमारे पास आगे जो ठहरा हुआ है मैट्रिक्स वो लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 -7 0 0 7 और 2। ये हमने लिख लिया। हमने क्या किया, जो a मैट्रिक्स था, ये जो a मैट्रिक्स था इसको हमने सपोज कर लिया a b c d के, और जो पहला मैट्रिक्स उसको वैसा रहने दिया 5 -1 0 0 3 1, और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो भी वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा, अब जिसमें मल्टीप्लाई में हमारे पास ये आएगा 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, और -1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे -c, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 5b, और -1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे -d, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a -c और 5b -d। और ऐसे ही फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे 0 के बाद ये जो 0 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 आएगा, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तब भी 0 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 + 0 0 + 0, क्योंकि 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 0 c से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 d से मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद हम आते हैं थर्ड रो पे। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब 3 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a, और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c आ जाएगा, फिर 3 को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, और 1 को आप d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। तो ये डिस्कशन हमारे पास क्या आ गया है, ये हमने इन 2 मैट्रिसेस को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट है, और इज इक्वल टू यहां से जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -7 0 0 7 और 2, ये डिस्कशन हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं।
हम जानते हैं, पीछे हम पढ़े हैं, वी नो दैट since two matrices are equal then the corresponding elements are equal। अगर two matrices equal हैं तो इनके corresponding elements भी क्या होंगे, equal होंगे। तो हम लिख सकते हैं since two matrices are equal, since two matrices are equal then therefore या then हम लिख सकते हैं आगे अब देखिए स्टूडेंट्स, since two matrices are equal then the corresponding elements are equal। अब इनको हम कंपेयर कर देंगे, जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हमारे पास क्या आएगा, अब हम लिख सकते हैं 5a minus c इक्वेशन ये बनेगी इक्वल टू 3 के, तो corresponding elements आपस में इक्वल होंगे। टू मैट्रिसेस अगर इक्वल हो तो उसके corresponding elements इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट के साथ कंपैरिजन होगा, सेकंड के साथ, थर्ड फोर, इस तरह 5 के साथ, 6 के साथ। अब इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a minus c इक्वल टू 3, इससे आप इक्वेशन 1 कह देंगे। और ऐसे ही सेकंड में आएंगे तो हमारे पास है 5b minus d और इक्वल टू -7, इससे आप इक्वेशन सेकंड कह देंगे। ये हमारे पास सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे ही फिर थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, ये 0 0 हो जाएगी, ये वैसे 0 0 है, ये सारे 0 0 हो जाएंगी। अब आते हैं 3a plus is equal to 7, तो हम लिख सकते हैं 3a plus c equal to 7, इससे हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। और फिर हमारे पास है 3b plus d equal to 2, इससे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। तो ये भी असल हमारे पास इक्वेशन बनी है, पहली बनी है 5a minus c equal to 3 के, सेकंड बनी है 5b minus d is equal to -7 के, और फिर थर्ड इक्वेशन बनी है 3a plus c is equal to 7 के, और फिर आगे बनी है 3b plus d is equal to 2 के, 3b plus d is equal to 2 के। अब हमने करना क्या है, जो हमें इक्वेशन मिली हुई है, इन इक्वेशन से हमें रिक्वायर्ड है वैल्यू a की, b की, c की, d की। हमने सपोज ये मैट्रिक्स किया हुआ है ना, तो फिर हमें ये एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, यानी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप देखेंगे सर इन 4 इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेकिन इनको ऐड करने से पहले ये है, इनमें हम देख लेते हैं, या 1 और 3 को बल्कि ऐड कर ले, क्यों, c से कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर जब a की वैल्यू निकल आएगी, वही a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास अदर वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। जब 1 और 3 को आप ऐड करेंगे, एडिंग 1 plus 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। जब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे, c से कट हो जाएगा, 5 और 3a हमारे पास आ जाएगा 8a is equal to 7 और 3 10, ये हमारे पास आ गया। अब a के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10/8। अगर इसको हम कट करते हैं 2 पे 5/4, a की वैल्यू डेज में हमारे पास क्या आ गई है 5/4, तो ये डेज में हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। ये हमने निकाली है a की वैल्यू। अब ये जो हमने a की वैल्यू निकाली है, यही a की वैल्यू हम 1 में या 2 में पुट कर 3 में पुट कर देते हैं, 1 में या 3 में, क्यों, यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, 1 में पुट करें तब भी c की वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड में पुट करें तब भी c की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपकी मर्जी, आप जिसमें पुट करना चाहे। अगर इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे, जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 में 5a, a की जगह पे 5/4 -c और इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा,
यानी हमने क्या किया है, जो a की वैल्यू थी इसे 1 में हमने पुट कर दिया। जब 1 में पुट करेंगे 5a, a की जगह पे a की वैल्यू 5/4 और माइनस c वैसे। अब क्योंकि हमें c की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो माइनस का c है, इसको राइट हिस्से में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 3 को लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। तो ये माइनस का c है, राइट हैंड की तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और वो जो राइट पे ठहरा हुआ है 3 उसको लेफ्ट की तरफ जब ले आएंगे तो वो प्लस क्या इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें ये क्या बनेगी वैल्यू, ये हमारे पास बन जाएगी 25, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 25/4 -3 = 6। ये हमारे पास आ जाएगा। ये 5 क्योंकि जो साइड में टर्म होते हैं हमेशा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होती। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये हमें 4 प्लस का 3 था इधर ले आए -3, माइनस का c है अदर साइड में ले गए तो प्लस c हो गया। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम यही 4 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c = एलसीएम आ गया 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, और 1 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 25 में से जब आप 12 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है 13। हम लिख सकते हैं c = 13/4। तो ये हमारे पास डिफरेंस किसकी वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। ये हमने फाइंड कर लिया है c की वैल्यू, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब रहती है b की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी अभी हमने b भी निकालना है और d भी निकालना है। और b और d फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सेकंड को और 4 को आपस में ऐड कर देते हैं। सेकंड और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो d से कट हो जाएगा, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर b की वैल्यू किसी इक्वेशन में सेकंड में या 4 में पुट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसमें मैं इनको ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन सेकंड को और 4 को, इक्वेशन सेकंड प्लस 4, सेकंड और 4 को हम ऐड कर रहे हैं। जब सेकंड और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d से कट गया, 5b और 3b 8b हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, यानी ऐड करने से 8b = -7 और 2 -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8b = -5। अब हमें b की वैल्यू जरूरत है, 8 उधर ले जाए, b = -5/8। तो ये जैसे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई, ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब यही b की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में आपको करना है, सेकंड में या फोर्थ में, इन दोनों में से। अब इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, इसको सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b, b की जगह पे -5/8, इसको लिख सकते हैं 5 × -5/8 -d = -7। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा, यानी 5 × b की जगह पे -5/8 -d = -7, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, उस साइड पे लीजिए, माइनस का 25 और डिवीजन में 8 प्लस 7 = d। हमने ऐसा किया कि मैंने 7 को लेफ्ट की तरफ लिए हैं और प्लस हो गया, -d को राइट की तरफ ले गए हैं, वो भी प्लस हो गया। और ये 5 5 25 -25 और 8 के। अब इसको इसमें हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये हमारे पास आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम दोनों का 8 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो है हमारे पास जो d है, d की वैल्यू है d = क्या बनेगी, एलसीएम हमारे पास आ गया 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे, -25 प्लस
1 को 8 में डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56 माइनस 25 प्लस 56। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 5 चला गया 1 और 5 में से 2 चला गया 3 डिवाइडेड बाय 8। तो d की वैल्यू जैसे हमारे पास क्या आ गई है 31/8। तो ये कैसे हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, c की भी फाइंड कर ली है, d की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं, क्योंकि हमने a मैट्रिक्स फाइंड करना था इसलिए इस a की जगह पे जो a मैट्रिक्स लिखा हुआ है जहां सवाल a b c d एलिमेंट लिखे हुए हैं इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए इसमें पुट करें, जब इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो मैट्रिक्स है वो है A इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है A की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 5/4, तो पुट कर दें 5/4। फिर B की वैल्यू हमने क्या निकाली -5/8, इसको पुट कर दें -5/8। C की वैल्यू हमने निकाली हुई है, C की वैल्यू हमने 13/4, इसको पुट कर दें 13/4। और आगे D, और D की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है D की वैल्यू हमारे पास है ये 31/8, ये आ जाएगा 31/8। तो ये भी असल में हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था A मैट्रिक्स जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो ये था डियर स्टूडेंट्स A मैट्रिक्स का हमने A मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो ये हमें क्या मिल गया है A मैट्रिक्स मिला है। तो ये कैसे मिला है, किस तरह मिला है, ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है, समझा दी है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 13 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 - 1 और 2 के, ये 2 - 1 और 2 के into A is equal to, हमारे पास है मैट्रिक्स जो भी गिवन है वो रेक्टेंगुलर है, जो कि हमारे पास है 0 -3 8 3 3 -7। ये जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास 2 - 1 2 A मैट्रिक्स इक्वल टू 0 -3 8 और 3 3 -7, ये जैसे हमारे पास है। अब देखेंगे इसमें भी हमें A मैट्रिक्स फाइंड करना है, A मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। अब फर्स्ट पार्ट जो था ना वो इस साइड पे जो था मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर था, जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना था। आगे राइट में देखना, राइट में हमें कोई वो नहीं है, जैसे भी मैट्रिक्स दिया गया हो, जो बेसिकली A जो हम फाइंड कर रहे हैं उसके साथ जो मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, जिसका हम इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। वो स्क्वायर नहीं होगा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था वो स्क्वायर नहीं था, रेक्टेंगुलर था, उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं हो सकता था, इसलिए फिर हमने सपोज करके A मैट्रिक्स A B C D एलिमेंट रख के उसको फाइंड किया था। लेकिन यहाँ भी ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर आराम से इनवर्स मेथड यूज हो सकता है। जब इनवर्स मेथड यूज हो सकता है तो हम इनको लेट कर देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स हैं इसको हम लेट कर देते हैं, A पहले से है, इसको B के इक्वल सपोज कर देते हैं और इसको C के इक्वल सपोज कर देते हैं।
ये B के इक्वल हो गया, ये C मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा BA इज इक्वल टू C। तो ये डिस्टेंस बन गया BA इक्वल टू C। तो इसको हमने B रखा हुआ है इस मैट्रिक्स को, ये इसकी जगह B आ गया और A पहले से ऑलरेडी ठहरा हुआ है, इस को हमने C रख दिया है इक्वल टू BA इज इक्वल टू C। अब हमें जरूरत है यहाँ A, तो ये जो B ठहरा हुआ है वो A की लेफ्ट साइड पे ठहरा हुआ है। जब A की लेफ्ट साइड पे है तो जब B को हम इस साइड पे ले जाएंगे राइट हिस्से की तरफ C की तरफ, तो ये C की भी लेफ्ट साइड पे ठहरेगा। आपने अगर C की राइट पे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज आपने डियर स्टूडेंट ख्याल करनी है, इसको नोट करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू B इनवर्स C के, तो ये हमारे पास रिजल्ट बनना है A इज इक्वल टू B इनवर्स C, ये हमारे पास बनना है। अब हम ऐसा करते हैं, A मैट्रिक्स वैसे हमने फाइंड करना है, C भी हमें गिवन है। अब क्या नहीं है हमारे पास, B तो है लेकिन B इनवर्स नहीं है। इसका मतलब पहले हमें इस B की हेल्प से B इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर इधर आप लोग B इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें A मिलेगा। अब B इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें B एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट हमें नॉन सिंगुलर मिल जाता है फिर इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अगर वो हमें सिंगुलर मिल जाता है, नॉन सिंगुलर नहीं मिलता, सिंगुलर मिल जाता है डिटरमिनेंट, फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, फिर हम वहीं पे छोड़ देंगे। सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ इम्पॉसिबल सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो इम्पॉसिबल होगा। अब देखते हैं कि ये जो बी डिटरमिनेंट है ये सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर आता है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बी मैट्रिक्स का, जो कि हमने बी लिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 -1 और 2, ये जैसे हमारे पास। जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू 2 -1 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। जब से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस, और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, माइनस इनटू -1 मल्टीप्लाई -1, ये -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस -1 इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें मिल गया नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जब मिल गया तो इसका मतलब फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट किसी का एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट में क्या होता है, इन दो की प्लेसेस चेंज होती हैं, 2 2 वही का वही आ जाएगा, इनके साइन चेंज होंगे 1 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया है। जब मैंने एडजॉइंट निकाल लिया है, अब यही वैल्यूज बी इनवर्स वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। बी इनवर्स एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट का फार्मूला होता है बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास है बी इनवर्स, यानी इनवर्स का फार्मूला, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 और बी डिटरमिनेंट कितना है, 3 है, आप इसको ले सकते हैं साइड पे 1 ओवर 3 इनटू, अब एडजॉइंट बी हमने निकाला हुआ 2 1 1 2, हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 1। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, इनवर्स आ गया है, बी इनवर्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया है बी इनवर्स, और ये हमने फाइंड कर लिया इसका एडजॉइंट, ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट भी मिल गया इसका में, इसका बी इनवर्स भी मिल गया है। अब ये जो बी इनवर्स मिल रहा है, ये बी इनवर्स हम बेसिकली यहां पुट करना चाहते थे, इसलिए ये सारा प्रोसेस किया है। अब इस बी इनवर्स की जगह पे ये बी इनवर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे
हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू B इनवर्स C, ये हमारे पास। अब A को हमने वैसे फाइंड करना है, A वैसे का वैसे रह जाएगा, यहीं पे A को रहने देंगे, B इनवर्स की जगह पे B इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 m2, हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 1 2। आगे है C की वैल्यू हम पुट करेंगे, C की वैल्यू ये ठहरी है हमारे पास 0 -3 8 के 3 3 और -7 के, ये जैसे हमारे पास आ गया। B इनवर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई। अब ये कौन करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट फाइंड करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 1/3 m2। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी 2 को हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद हम आते हैं सेकंड रो पे। अब सेकंड रो क्या है, 1 और 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, मजीद इसको देखते हैं, हम सिंपलीफाई करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, A डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/3 m2। अब क्या आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया, 3 -3 9, 16 में से 7 चला गया 9 बच जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में से 3 चला गया 3 आ जाएगा, 14 में से 8 चला गया -6 आ जाएगा। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया मैट्रिक्स। आप 3 पे क्यों हमने डिवाइड करना है, इसको सारे पूरे मैट्रिक्स को 3 पे हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, A इज इक्वल टू, तो ये जैसे हमारे पास बन जाएगा रिजल्ट। अब देखिए 3 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 3 को -3 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, और 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ऐसे 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, A मैट्रिक्स आ गया। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 3 2 1 और -2। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, जो हमने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो ये केस में हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये था इनवर्स मेथड के जरिए मैट्रिक्स को फाइंड करने का वे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 12 में भी कर चुके हैं। मजीद आपको मैंने दोबारा समझा दिया है अगला पार्ट, ताकि फिर आपको मजीद समझ आ जाए। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप इसको मजीद जो है ना मेरी वीडियो को बार बार देख के इसको आप समझ सकते हैं, नहीं तो फिर कमेंट करके आप मुझसे कमेंट में मजीद डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, शो दैट मैट्रिक्स गिवन है R cos phi 0 माइनस sin phi, और फिर आपके पास आ जाएगा 0 R 0, फिर आ जाएगा R sin phi 0 cos phi, और आगे मल्टीपल मैट्रिक्स है cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस R sin phi 0 R cos phi, और इक्वल टू R I3। तो ये डेस हमारे पास है, हमने प्रूव करना है, गिवन है R cos phi 0 माइनस sin phi 0 R 0 R sin phi 0 cos phi into cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस R sin phi 0 R cos phi इक्वल टू R I3 के। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है और उधर से हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये सारे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, RI3, ये हमने प्रूव करना है RI3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, फिर हम प्रूव करते हैं RI3। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R cos phi को जब आप cos phi से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, R cos phi को जब cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा R cos स्क्वायर phi। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस R sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे R sin स्क्वायर phi। ये जैसे हमारे पास आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे R cos phi को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे R cos phi को sin phi से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा R cos phi और इसके साथ आ जाएगा sin phi, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जब sin phi को R cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R cos phi और sin phi। ये जैसे हमारे पास फर्स्ट रो का प्रोसेस है। अब हम आते हैं सेकंड रो पे। फर्स्ट रो हमने कर ली है, अब सेकंड रो। सेकंड रो क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। आप देखिए 0 को cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये हमारे पास आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब 0 को हम sin phi से मल्टीप्लाई करते हैं 0, R को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 को R cos phi से मल्टीप्लाई करते हैं 0। ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब R sin phi को जब हम थर्ड रो से इससे मल्टीप्लाई करते हैं R sin phi माइनस R sin phi तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस R sin
क्योंकि अभी हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ले लिया, यानी r sin phi cos phi से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा r sin phi cos phi, r sin phi और cos phi, ये हमारे पास आएगा r sin phi cos phi। और फिर ऐसे ही 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर cos phi को माइनस r sin phi से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा r sin phi फिर cos phi, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड रो सेकंड का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब r sin phi को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से यदि बाकी थर्ड रो है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और cos phi को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम r sin phi को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, r को फिर r ये जो r था इसको हमने क्योंकि हमने ली हुई है सॉरी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, r sin phi को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, r को फिर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर cos phi को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब r sin phi को sin phi से मल्टीप्लाई करते हैं तो r sin स्क्वायर phi हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा r sin स्क्वायर phi। फिर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, फिर cos phi को r cos phi से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस r cos स्क्वायर phi, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो टर्में कट होती हैं, ये और ये कट हो जाएंगी, ये और ये कट हो जाएंगी। उसके बाद इसको जब हम लिखते हैं सॉल्व करते हैं तो देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इन दोनों में r कॉमन ले लें sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, इन दोनों टर्मों में से r हम कॉमन लेते हैं बहन, तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, ये चीज आ जाएगी। और इस 0 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, ये सारे कट गए तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, इधर भी आपके पास 0 आ गया, यहाँ से r आ गया और यहाँ से आपके पास 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इन दोनों में r कॉमन ले लें इनटू sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, तो ये जैसे हमारे पास आ गया कंडीशंस। और आप जानते हैं sin स्क्वायर phi cos स्क्वायर phi 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ जब 1 आ जाएगा तो हमारे पास r रह जाएगा। अब आप लिख सकते हैं तो यहाँ से r बच गया, ये 1 के इक्वल है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, एंगल कुछ भी आ जाए उसका रिजल्ट 1 होता है। तो हमारे पास जैसे ये आ गया, ये टर्म आ गया आपके पास, यहाँ से r आ गया 0 0 0 r 0 और 0 0, यहाँ से भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा, r बचेगा, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा r आ जाएगा। अब पूरे मैट्रिक्स में से r हम कॉमन ले लेते हैं पहले, जब r को पहले कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 3 ऑर्डर में है, नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो लिहाजा ये जैसे हमारे पास आ गया r i3, और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, और यही राइट हैंड साइड हमने क्या करनी थी प्रूव करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपने मजीद इसको देखना है, अगर कहीं भी किसी जगह कोई प्रॉब्लम कहीं पे कोई स्टेप या पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, वो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट्स भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।